नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। सीबीआई ईडी प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार के इस आदेश का विरोध कर रहा है। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यादेश के मुताबिक इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल दर साल 3 साल तक के लिए विस्तार दिया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। शनिवार को सुनवाई में कोर्ट ने प्रदूषण के बड़े स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर दिल्ली एनसीआर में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। पीएम मोदी आज भोपाल के दौरे पर जाएंगे। यहाँ पीएम जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान राशन आपके ग्राम योजना के शुभारंभ और 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखने के साथ कई अन्य पहल की भी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद दोपहर में पीएम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के मुद्दे पर मंथन होगा। बैठक का विषय निवेश को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम का निर्माण करना होगा। ये बैठक कोरोना की 2 लहरों के बाद इकोनॉमी में सुधार के मकसद से बुलाई गई है। मणिपुर में शनिवार की सुबह हुए उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सोमवार को सुबह रायपुर पहुंचेगा। इसके साथ ही शहीद विप्लव की पत्नी अनुजा और पुत्र अबीर के शव को भी लाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। सलमान खुर्शीद की किताब पर उठे विवाद के बाद अब पार्टी के भीतर ही उनका विरोध शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक नीले डागा ने कहा है कि सलमान खुर्शीद को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। खुर्शीद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के दौरे पर होंगी। प्रियंका गांधी मुरादाबाद में प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इससे पहले प्रियंका ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को जीतना होगा तो पार्टी अपने दम पर जीतेगी। पार्टी प्रदेश की हर सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। जेपी नड्डा शाम 4 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे। यहां से वो सीधे आनंदम बैठक जाएंगे। इसके बाद नड्डा उधम सिंह नगर के शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रचारक, मंडल अध्यक्ष और विधानसभा विस्तारक, विधानसभा प्रभारियों की सामूहिक बैठक को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो चीन है, उससे बातचीत की जा सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की मांग करेगा। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और गुरु पर्व से पहले कॉरिडोर खोलने की मांग की। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम आज सैम डिसूजा का बयान रिकॉर्ड करेगी। इस केस में डिसूजा का नाम गवाह प्रभाकर सेल ने लिया था। सैम डिसूजा से एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या आर्यन खान का मामला दबाने के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से किसी तरह की क्या कोई डील हुई थी। अगर हुई थी तो सैम डिसूजा का इस डील में क्या रोल था। बिहार एटीएस ने आईबी की सूचना पर पटना जिले के खगौल से सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान पाकिस्तान की एक महिला के संपर्क में था और उससे सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करता था। पूछताछ में जवान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। पटना जिले के दानापुर में एक घर में हुए बम विस्फोट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोट के चलते मकान की छत उड़ गई। बाद में सेना और एफएसएल की टीम ने घटना वाली जगह का मुआयना किया। महाराष्ट्र पुलिस ने गढ़चिरौली में उस जगह से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं जहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 26 नक्सली मारे गए थे। ये नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ एमएम नरवणे आज से 5 दिन के इजराइल दौरे पर हैं। इस दौरान वो इजरायली आर्मी के अहम लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर बात होगी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इजराइल से लौटे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खेप रूस से भारत में आना शुरू हो गई है।
इसका पहला दस्ता अगले साल जनवरी-फरवरी में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। S-400 बम गिराने वाले विमान, जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज 380 किलोमीटर तक है। यही वजह है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने रूस से इसे खरीदा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज वर्चुअल मीटिंग होगी। दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका और चीन न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ाने, ताइवान और कोविड-19 के ओरिजिन समेत कई मुद्दों पर एक दूसरे से उलझते रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेताओं के बीच सीधी बातचीत को रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ाया गया कदम माना जा रहा है। फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन ये लॉकडाउन सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। ये लॉकडाउन फिलहाल 10 दिन के लिए लगाया गया है। इस दौरान बाहर निकलने पर पुलिस वैक्सीन स्टेटस के बारे में पूछेगी। हालांकि कुछ जरूरी कामों के लिए छूट दी गई है। इतवार को दुबई में एयर शो की शुरुआत हुई। इस एविएशन ट्रेड शो में बोइंग और एयरबेस के साथ रूस और इजराइल के डिफेंस और मिलिट्री हार्डवेयर भी देखने को मिले। इस दौरान आसमान में कुछ खूबसूरत फॉर्मेशन भी दिखे। दिल्ली सरकार के बाद अब हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण के कारण बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत में 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी नकेल कसी जाएगी। जिन लोगों ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच 12 हफ्तों का अंतर रखा था, उनमें बेहतर इम्यून सिस्टम तैयार हुआ है। सीरो सर्वे के मुताबिक इससे इन लोगों को तुरंत किसी भी बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक्सपर्ट्स ने देश में 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव डी अभी सिर्फ वयस्कों को ही लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वदेश विकसित और बिना नीडल वाली वैक्सीन को राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में शामिल करने की मंजूरी दे चुका है और उसने इसके लिए तैयारी करने को कहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर आज फैसला हो सकता है। भारत में इसे इजाजत दी जाए या नहीं, इस पर संसद की स्थायी समिति आज चर्चा करेगी। संसद की स्थायी समिति ने क्रिप्टो करेंसी एसोसिएशन और उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स को मिलकर बातचीत करने के लिए बुलाया है। प्रगति मैदान में शुरू हुए ट्रेड फेयर में यूपी का पवेलियन चर्चा का विषय बना हुआ है। पवेलियन में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की झलक देखी जा सकती है। राज्य सरकार ने ट्रेड फेयर में अपने मंडप की थीम अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की डिजाइन पर रखी है। यूपी सरकार के मंडप में लगभग सभी जिलों के स्टॉल लगाए गए हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। शनिवार को सुनवाई में कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई और साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर दिल्ली एनसीआर में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये फटकार है कि जल्द से जल्द प्रदूषण पर रोक लग सके, ऐसा कुछ फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। और मणिपुर में शनिवार की सुबह हुए उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल त्रिपाठी का पार्थिव शरीर सोमवार को सुबह रायपुर पहुंचेगा और इसके साथ ही शहीद की पत्नी अनुजा और पुत्र अबीर के शव को भी लाया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो अब से थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा आज रायपुर और शहीद कर्नल का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का और उनके बेटे का शव भी रायपुर पहुंचेगा। तो जिस तरीके से मणिपुर में ये हमला हुआ है उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने सख्ती से कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये दुखद घटना की मणिपुर में देखिए किस तरीके से हमारे एक जवान शहीद हो गए और उनके परिवार। मणिपुर में जवान पर हुए आतंकी हमले के बाद से टाइम्स टाउन ऑफ भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और पुलिस और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जंगल में आतंकियों की तलाश ड्रोन से हो रही है। आर्मी की टेक्निकल टीम इलाके की तलाशी ले रही है और इलाके में अभी भी कई जिंदा बम पड़े हुए हैं। रिमोट कंट्रोल से किया गया था ये धमाका। जिस जगह पर आतंकियों ने असम राइफल की टिकटी पर हमला बोला था, वहां की जरा तस्वीर आप देखिए।
हम लोग इस वक्त खड़े हैं एस साकन विलेज जो चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में है और यहाँ पे ही एक डेडली एम्बुश हुआ था। यही इलाका है जहाँ पे ये डेडली एम्बुश हुआ था। हमें जो जानकारी मिल रही है, जो काफिला आ रहे थे QRT के असम राइफल्स के, उसको पहले IED और लेथोड एक्सप्लोजन से टारगेट किया गया। हम लोग को बताया जा रहा था कि ऑल टुगेदर 5 IED और लेथोड एक्सप्लोजन्स किया गया था और जब ये कॉन्वॉय ये लेथोड एक्सप्लोजन्स और IED एक्सप्लोजन्स को क्रॉस करके आगे मैनेज करके जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों तरफ से आतंकियों ने जोरदार फायरिंग किया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया। ये देख सकते हैं कितना रिमोट एरिया है। इन जंगलों के आर से ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से जो टेररिस्ट आए थे वो अटैक किए थे। पहले IED और लेथोड एक्सप्लोजन किए थे और उसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिनमें हमको पता ही है कि 6 असम राइफल्स के जवान, एक कमांडिंग ऑफिसर, उनके वाइफ और उनके 8 साल के बच्चे की मौत हो गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया है। ये एक दूसरा जगह है जहाँ पे एक IED एक्सप्लोजन किया गया था, जहाँ जब ये काफिला आ रहा था वहाँ से QRT टीम का। तो उसके बाद ये IED एक्सप्लोजन्स को क्रॉस करके जब आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे ये टीम, तभी अंधाधुंध फायरिंग हुई दोनों तरफ से। जो आतंकी थे वो दोनों तरफ के जंगलों में छुपे हुए थे और जंगल के आर से ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से अंधाधुंध फायरिंग किया था। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी भी ये इलाके में कल जो लेथोड और IED एक्सप्लोजन्स किए थे, कुछ ऐसे लाइव लेथोड्स अभी भी ज़मीन में गिरा हुआ है और ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो अभी भी ये एरिया को पूरा तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया है। तो अभी एक कैमरे में आप देख सकते हैं कि विजुअल में देख सकते हैं कि एक अनएक्सप्लोडेड लेथोड अभी भी पड़ा हुआ है ज़मीन पे और ये कभी भी फट सकता है। लेकिन बात यह है कि अभी मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है इस इलाके में। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की तरफ से ये लोग, एक टेक्निकल टीम भी आए हैं आर्मी की तरफ से, जो एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कि किस तरह की एक्सप्लोसिव्स यूज़ किया गया था, किस तरह के वेपन्स यूज़ किए गए थे। यही वो व्हीकल है जिसमें 46 असम राइफल्स के कमांडेंट और उनके वाइफ और बच्चे ट्रैवल कर रहे थे। और आप देख सकते हैं किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग किया गया है दोनों तरफ से। आप गोलियों को निशान देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ इन व्हीकल्स के ऊपर, ये काफिले के ऊपर। और उसके बाद उन लोगों ने 5 लेथोड और IED एक्सप्लोजन्स किए थे यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि अभी एक मैसिव डिप्लॉयमेंट है इस एरिया में, मैसिव सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है मणिपुर पुलिस और आर्मी की तरफ से। और ये लोग अभी ड्रोन भी यूज़ कर रहे हैं, जो ये जंगली इलाका है, जो पहाड़ी है, उसको स्कैन करने के लिए कि कोई आतंकी अभी भी कोई छुपा है वहाँ पे। ये लोग देख रहे हैं ड्रोन्स के ज़रिए। और अभी एक मैसिव सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की तरफ से। ग्राउंड जीरो से मैं प्रदीप कलिका के साथ अरिंदम दास, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो चीन है, उससे बातचीत की जा सकती है, तो आखिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं की जा सकती। उम्मीद करते हैं कोई रास्ता बात नहीं चलेगी। देखिए, जब हम चीन से बात कर सकते, वो हमारे घर के अंदर घुसा हुआ है और रोज आगे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कोई रास्ता बात नहीं चलेगी। देखिए, जब हम चीन से बात कर सकते, वो हमारे घर के अंदर घुसा हुआ है और रोज आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम यहां पर जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और इस दौरान राशन आपकी ग्राम योजना का शुभारंभ और 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखने के साथ कई अन्य पहल की भी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर में पीएम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दौरे को लेकर के ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं पीएम का मिनट
टू मिनट आज कार्यक्रम क्या रहने वाला है, जरा ये देखिए। राजा भोज एयरपोर्ट भी पीएम मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद जम्बूरी मैदान हेलीपैड पर पहुंचेंगे। तो सिलसिलेवार तरीके से अपडेट आपको दे रहे हैं। जनजातीय सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और कई परियोजनाओं को और आधारशिला रखते हुए प्रदर्शनी का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। राशन आपके द्वार योजना के तहत वाहन की चाबी भी आज पीएम सौंपेंगे और इसके अलावा 14 योजनाएं जिसका शुभारंभ आज पीएम करने वाले हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री संबोधन भी करने वाले हैं। इसके साथ ही रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर भी पीएम मोदी जाने वाले हैं। पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। इसको लेकर के दोपहर में पीएम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज भोपाल जाएंगे, जहां वो 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में वो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस को संबोधित करेंगे। इसके बाद भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम अब रानी कमलापति होगा, उसका लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे होगा। माना जा रहा है कि पीएम इस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। जिस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पीएम आज नए नाम से देश को समर्पित करेंगे, उसका नाम हाल ही में बदलने का फैसला लिया गया था। राज्य सरकार की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी होते ही स्टेशन पर नाम बदलने का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर रानी कमलापति के नाम के स्टिकर भी लगाए जा चुके हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने 3 दिन पहले स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। नए बने रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। बता दें, रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी शासक थी। करीब 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज फिर अपनी जगह पर स्थापित होगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके लिए वो कल ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ के गर्भगृह के बगल में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। रविवार को मां अन्नपूर्णा की इस प्रतिमा को 18 जिलों में पुनर्स्थापना यात्रा के जरिए वापस वाराणसी लाया गया। बीते 4 दिनों में जहां से भी ये शोभा यात्रा गुजरी, वहां मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 नवंबर को एक समारोह में इस प्रतिमा को यूपी सरकार को सौंपा था। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा का आयोजन कर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से प्रतिमा 100 साल पहले चोरी हो गई थी। इसके बाद मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति को विदेश ले जाया गया। बाद में इस प्रतिमा के कनाडा में होने की जानकारी मिली। मोदी सरकार ने इस प्रतिमा को वापस लाने के प्रयास तेज किए और कनाडा से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति वापस भारत लाई गई। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी बुरा हाल है, जिसे देखते हुए हरियाणा सरकार को स्कूलों को बंद करने का फैसला लेना पड़ा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 17 नवंबर तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने इन सभी शहरों में हर तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। ये फैसला मौसम विभाग के उस अनुमान के बाद लिया गया जिसमें 1 हफ्ते तक इसी तरह के हालात बने रहने का अनुमान जताया गया था, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सलाह दी है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि 10 या 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की कड़ाई से प्रदूषण जांच की जाए। यही नहीं, प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सरकार ने जब्त करने के आदेश भी दिए हैं। गुलाम नबी आजाद बिहार के कांग्रेस नेताओं के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी सलमान खुर्शीद के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। बैतूल से कांग्रेस विधायक नीले डागा ने सलमान खुर्शीद की किताब पर सख्त एतराज जताया और आलाकमान से उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की अपील की। साथ ही सलमान खुर्शीद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाने और किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। डागा ने कहा कि हिंदू धर्म हमेशा विश्व का कल्याण करने की सोचता है। बिल्कुल गलत मानते हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। पहली चीज़, हिंदू धर्म में आतंकवाद सिखाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है कि कोई मेहमान भी आता है तो उसको सर पे बैठाया जाए, भगवान के समान रखा जाता है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हरम और ISIS से की है, जिसके बाद से ही वो अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं।
कांग्रेस के अंदर अब सलमान खुर्शीद को लेकर बगावत शुरू हो चुकी है। उन्हें कांग्रेस से बाहर करने की मांग उठने लगी है। बिहार के दानापुर में हुए एक बम धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये धमाका एक घर में हुआ, जिसके बाद घर का कुछ हिस्सा ढह गया। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। वहीं धमाके की वजह से आसपास के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान तेज आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से भागकर बाहर जमा हो गए। घटना की जानकारी के बाद दानापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ दानापुर थाना में एक घर में ब्लास्ट की सूचना मिली थी, तो पुलिस उस पर रिस्पॉन्ड करके यहाँ पहुँची है। यहाँ देख रहे हैं कि घर में ईंट पत्थर टूटा हुआ है ब्लास्ट के कारण, और इसमें 2 लोग इंजर्ड हैं जिनका भी इलाज चल रहा है PMCH में। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। धमाके की असल वजह क्या है, फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश का असली चुनावी युद्ध अब शुरू हो गया, ये समझ लीजिए। और ये लड़ाई हर बीतते पल के साथ भीषण और भयंकर होती जा रही है। दिग्गजों के बीच चुनावी वार और पलटवार भी तेज हो चुका है। इस बीच एक दिन पहले ही कांग्रेस का उत्तर प्रदेश प्लान सामने आया। प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्हें संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। प्रियंका का ये ऐलान अब तक आया है, और जब ये खबर थी कि कांग्रेस सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जरा सुनिए प्रियंका गांधी ने आज कल क्या क्या ऐलान किए। जब मैं आपके बीच आई तो कई लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। मात्र 3 महीने बचते हैं, उससे भी कम। रुकिए मत, डरिए मत, झुकिए मत, मजबूती से आप आगे बढ़िए। मैं आपके साथ खड़ी हूं। मैं यहां लड़ने आई हूं, आपकी लड़ाई लड़ने आई हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने आई हूं। लोगों की आदत बन गई है कि कहते हैं हाँ कांग्रेस प्रचार तो कर सकती है, सड़क पर आ जाएगी, लेकिन संगठन नहीं है कांग्रेस का। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि आज हमारा संगठन न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत तक गठित हो रहा है। मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि 50,000 से ऊपर पदाधिकारी प्रशिक्षण कर चुके हैं और 1-1.5 महीने में हम 2 लाख पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करेंगे। और मैं सबसे ज्यादा गर्व से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले 1.5 साल में जेल जा चुके हैं और 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। और इसी के साथ रुक रहे हैं बुलेटिन में फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।